हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ 15 मिनट सीरीज़ होगी। इसमें लगभग हर चैप्टर की कोशिश करेंगे कि 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एक ओवरव्यू ले लिया जाए, जिससे जो बेसिक आइडियाज़ हैं चैप्टर के, इसमें इन डिटेल बात नहीं करेंगे। इसमें बस हम लोग आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर में निकल के क्या आ रहा है। एक समरी टाइप का कह सकते हैं। और जनरली ये जो लेक्चर होगा वो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर शेयरिंग से। पावर शेयरिंग में सिंपली दो कम्युनिटीज़ की बात की जाएगी, बेल्जियम और बेल्जियम में दो कम्युनिटीज़ और यहाँ पर श्रीलंका के अंदर दो कम्युनिटीज़। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हम बात करें तो पहले दोनों जगहों का हमें सिनारियो समझना पड़ेगा। बेल्जियम के अंदर एक चीज़ हम देखेंगे। बेल्जियम के अंदर दो कम्युनिटीज़ मेन थी। यहाँ पर पूरा दिया हुआ है कि 59% जो लोग थे वो क्या थे, डच स्पीकिंग लोग थे, डच बोलने वाले। असल में नीदरलैंड्स के रहने वाले लोगों को डच बोला जाता है। ये 59% थे। दूसरा 40% जो लोग थे वो थे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल। तो वहाँ पर दो ही मेन हमको ध्यान देना है। जर्मन्स का इनमें बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है इस पूरे के पूरे केस स्टडी में। बाकी एक और चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, वो क्या है, ब्रुसेल्स जो राजधानी है, बेल्जियम की कैपिटल है, यहाँ पर 80% पीपल जो है वो फ्रेंच है और 20% जो है डच स्पीकिंग है। तो इसको थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं एक बार। ये जो मैप है, इस मैप के अंदर एक चीज़ हम लोग नोटिस करेंगे क्या, कि यहाँ पर इससे पता चलता है। मैप रीडिंग करते हैं कैसे, ये जो पर्टिकुलर यहाँ दिया होता है ना, ये इससे हम लोग ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को शो कर रहा है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या है कि ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन है, उसको सबसे पहले देखेंगे। ये पर्टिकुलर पोर्शन ब्रुसेल्स है, ठीक है, ये ब्रुसेल्स है। दूसरा फ्लेमिश डच स्पीकिंग लोग, तो यहाँ पर जो ये येलो कलर वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो लोग थे वो डच बोलते थे, यानी जो डच लैंग्वेज बोलते थे। दूसरा रेड वाला जो दे रखा है, तो रेड वाले एरिया में जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। लेकिन एक चीज़ वहाँ क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से देखो, बताया क्या है कि जो ब्रुसेल्स थी, जो कैपिटल थी, वहाँ 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% डच। बस यहीं पे उल्टा है। उल्टा ये है कि इन रियल मतलब जो पूरा का पूरा ये सिनारियो है, इसमें ज़्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं, डच बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं। लेकिन ये जो राजधानी बन गई है ना, ब्रुसेल्स, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले लोग जो हैं वो 80% हैं। मतलब केवल उस एरिया की बात कर रहे हैं। अगर वहाँ 100 लोग रह रहे हैं तो 80 लोग वहाँ फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर उल्टा केस है। ये डच की भीड़ के बीच में फ्रेंच ज़्यादा बोलने वाले सेंटर में बैठे हुए हैं, और जानते ही हो कि सेंटर में जो बैठा हुआ है उसकी पावर ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पावर को लेकर के टसल चल रहा था। दूसरा केस हम देखेंगे, तो दूसरा केस क्या है कि दूसरा केस जो है वो श्रीलंका की बात करेंगे। श्रीलंका के अंदर भी दो कम्युनिटीज़ थी। कितना परसेंटेज था ये हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में परसेंटेज बहुत रेयरली पूछता है। मेन हमें क्या देखना है कि ये जो येलो कलर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये येलो कलर वाला पोर्शन कौन था, सिनालिस थे। ऐसे देख लेते हैं, येलो वाला पोर्शन सिनालास। सिनालास मतलब सिनालास एक सिन्हाली लैंग्वेज होती है, उसको वो लोग बोलते थे। और ये मेनली जो फॉलो करते थे वो फॉलो करते थे बुद्धिज़्म को। दूसरा ये ऑरेंज कलर वाला जो एरिया है, ये श्रीलंकन तमिल्स थे और तमिल लैंग्वेज बोलते थे। साथ साथ ये जो पोर्शन है जो मरून टाइप का है, ये इंडियन तमिल्स थे जो वहाँ पर माइग्रेट करके गए हुए थे प्लांटेशन वर्कर की तरह। और कुछ ये जो बीच बीच में दिख रहा है ये मुस्लिम्स थे। तो इनका भी रूल यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। बाकी अब दोनों केसेस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका के अंदर एक ये बात थी कि जो मेजॉरिटी के अंदर था, मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पे कौन है, तो पहले मेजॉरिटी क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। तो मेजॉरिटी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो 50% से ज़्यादा कोई है, 50% से ज़्यादा कोई है तो उसको मेजॉरिटी माना जाएगा। यानी मान लो कि अगर मान लो यहाँ सिनालीस जो है उनका संख्या 51 है या उससे ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, और यहाँ पर जो तमिल स्पीकर्स हैं वो 49 है या उससे कम है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये वाली जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है और ये वाली कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी में है। इस तरीके से अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर भी क्या है, इंडिया के अंदर इस समय जो हिंदू पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है और जो मुस्लिम पॉपुलेशन या सिख या क्रिश्चियनिटी, ये सभी लोग जो हैं ये लोग माइनॉरिटी ग्रुप कहलाएंगे। तो खैर श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में जो सरकार चुन के आ रही थी, क्योंकि चुनाव होगा तो ऑब्वियस सी बात है हमेशा ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो अपने कम्युनिटी को वोट करेगा। तो ऐसे में श्रीलंका के अंदर एक प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार जो जीत हो रही थी वो सिन्हाली कम्युनिटीज़ की हो रही थी, क्योंकि सिनालाज यहाँ पे देख सकते हैं इनकी जनसंख्या भी ज़्यादा थी। ठीक है, यहाँ पर इसका मेंशन किया हुआ है, सिन्हालास कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा थी। यहाँ पर है सिन्हाला स्पीकर 74% थे, तमिल स्पीकर 18% थे।
तो ऐसे में क्या था कि ये जो श्रीलंका के अंदर बार बार सिन्हाला जो जीत के आते थे, इन्होंने क्या किया कि अपनी कम्युनिटी के लिए स्पेशल लॉज बनाना शुरू किए और कोशिश ये की थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इनमें जॉब्स मिलती हैं, इनकी पढ़ाई के लिए, कॉलेजेस के लिए सीट्स, जॉब्स, इन सभी जगह सिन्हाला कम्युनिटीज़ को ही हम पहले प्रेफरेंस देंगे और बाद में जो बच गया उसमें उठा करके हम तमिल्स को डालेंगे। इस वजह से जो तमिल्स थे वो भड़क गए। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि जो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए, जो नेशनल लैंग्वेज जिसको कहा उन्होंने जो सिन्हाला लैंग्वेज थी इसको कह दिया कि ये जो लैंग्वेज होगी हमारी अब ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पर एक और इशू खड़ा हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी यानी जो तमिल स्पीकर्स थे और बाकी जो इंडियन तमिल्स थे, इनका जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन वो था वो धीरे धीरे कम होने लगा और इनको डर लगने लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हक को मार रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, उसका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, लेकिन सिन्हालास की पावर थी तो उन्होंने सुना नहीं और बाद में वो लोग इनके मर्जी के खिलाफ जाकर भी बहुत सारे ऐसे काम करते गए जो तमिल्स के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं थे। और लास्ट में तमिल्स ने देखा कि अब ये चीज़ जो है हाथ से निकल रही है, तो इन्होंने क्या किया, पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करना शुरू की और एट द एंड इस पार्टी की मूवमेंट को दबाने के लिए, क्योंकि पार्टीज़ अब रैलीज़ वगैरह ऑर्गेनाइज करने लगी थी, तो उनकी मूवमेंट को दबाने के लिए जो सिन्हाला कम्युनिटी जो पावर में थी, जो गवर्नमेंट में थी, उन्होंने क्या किया, उसको मारना पीटना शुरू किया। बट अगर तुम वहाँ फोर्स का इस्तेमाल करते हो तो कहीं ना कहीं वो भी भड़केंगे ही। इसका रिजल्ट हुआ श्रीलंका में हो गया सिविल वॉर। सिविल वॉर क्या होता है, जब दो बड़ी कम्युनिटीज़ आपस में ही लड़ जाएं और यहाँ पर लाखों लोगों का खून बहता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दुनिया में वो सिविल वॉर्स थी, उनमें से एक था। इसका यहीं पे मैं क्रक्स बता देता हूँ कि श्रीलंका के अंदर क्या था, दो मेन कम्युनिटीज़ थी, श्रीलंका सिन्हालिस और तमिल्स। ज़रूरत क्या थी, रिप्रेजेंटेशन इनका भी हो इनका भी हो, यानी एक दूसरे को साथ साथ लेके चलना है। तो पूरे गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दोनों का होना चाहिए, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, जॉब्स में भी होना चाहिए। पर सिन्हालास ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और इसी वजह से इन दोनों में आपस में हो गई लड़ाई। लेकिन बेल्जियम का केस अलग है। बेल्जियम का देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहा है, एकोमोडेशन हो गया। बेल्जियम में एकोमोडेशन कैसे हुआ कि दोनों जो कम्युनिटीज़ जो दोनों थी, वो कम्युनिटीज़ के अंदर आपस में ही इन लोगों ने समझौता कर लिया। और समझौता क्या किया, समझौता ये किया कि देखो भाई, सरकार बार बार जिसकी बन रही है, अब वो क्या करेगा कि सबसे पहला काम तो ये करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, इनका नंबर इक्वल कर देंगे। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है या फिर जो हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है ना, तो इसी टाइप का वहाँ पर जो असेंबलीज़ हैं, वहाँ पर जो लोग हैं उनके नंबर के हिसाब से उनकी जो सीट है वो बांट दी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जिसका नंबर ज़्यादा है उनकी सीट पूरी की पूरी हो गई और जिनका नंबर कम है उनका कोई सीट ही नहीं, सीट वहाँ पर बांट दी गई। दूसरा काम और एक किया गया यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स थी उसको उठा करके स्टेट गवर्नमेंट्स को बांटना शुरू कर दिया गया। ठीक है, यानी डिवीज़न ऑफ पावर कर दिया। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इनको यहाँ लिखा गया है आर नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे फैसले जो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, लाइक यहाँ पे मान लो सेंटर है, पूरे देश को ही चला रहा है, यहाँ एक छोटा सा स्टेट है, तो यहाँ पर भी जो स्टेट का जो राज्य का सीएम मान के चलो हमारे यहाँ जो होता है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपने भी कुछ फैसले ले सकता है। एक तो ये बताया गया। तीसरा क्या किया गया, ब्रुसेल्स जो राजधानी थी वहाँ पर एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी गई, जहाँ पर दोनों ही कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने सेंटर में क्या था, एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ फ्रेंच भी वहाँ बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर भी वही हाल हो गया। ये बिल्कुल हमारे यहाँ सिस्टम देखें ना, तो हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि हमारे यहाँ इंडिया के अंदर दिल्ली है, थोड़ा ऊपर और चाहिए, नहीं, यहाँ पर दिल्ली है, तो दिल्ली के अंदर भी गवर्नमेंट है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ कोई भी पार्टी चुनाव में खड़ी हो सकती है, जीत सकती है, तो उसमें उसकी सीट्स ज़्यादा हो सकती है। मान लो अगर दिल्ली के अंदर 100 सीट है तो केजरीवाल चाहे तो इसमें से 90 सीट पा जाए, 100 की 100 सीट्स पा जाए। बट वहाँ एकोमोडेशन हुआ था, तो वहाँ एकोमोडेशन में क्या किया गया, वहाँ कहा गया कि नहीं, जो वहाँ की सेंटर है, जो ब्रुसेल्स था, ब्रुसेल्स के अंदर 50 सीट बेल्जियम वालों की, डच स्पीकिंग लोगों की होगी और 50 सीट जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की होगी। तो यहाँ पर एकोमोडेशन कर लिया गया दोनों में आपस में समझौता करके। और इसीलिए देखो बेल्जियम आज जो है वो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें आता है, अच्छी खासी उनके यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। और ये पॉसिबल क्यों हो पाया, तो इसका क्रक्स ये है कि देखो दोनों में ही एक बात कर लेते हैं, श्रीलंका में और बेल्जियम में
श्रीलंका के अंदर उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया। सिनालेज ने पूरा का पूरा पावर अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की तो तमिल्स जो थे इनसे भिड़ गए। लेकिन बेल्जियम के अंदर क्या हुआ कि फ्रेंच और डच दोनों ही आपस में इक्वल पावर को शेयर कर लिया। तो यहाँ पर देखो इनकी ग्रोथ बढ़िया हो गई। आज श्रीलंका कर्जे में डूब चुका है, बहुत ज़्यादा कर्जा है चाइना का इस समय श्रीलंका के ऊपर। अब ओवरऑल इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो इंडिया के रेफरेंस में कुछ चीज़ें हमको देखनी है। वो क्या देखना है कि यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, कहाँ है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो इसको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। बिल्कुल इंडिया के अंदर हमारे यहाँ कह सकते हैं कि दो टाइप से पावर को शेयर किया जाता है। तो वहाँ हम यहीं पे उसको बात कर लेते हैं। इंडिया के अंदर क्या है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल शेयर ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक होता है वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि हमारे यहाँ तीन मेजर बॉडीज़ हैं। वो तीन बॉडीज़ क्या क्या हैं, एक तो है लेजिस्लेटर, सेंटर की बात कर ले, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। और वर्टिकल में क्या है कि वर्टिकल में हमारे यहाँ पावर्स जो है वो लेवल वाइज डिवाइडेड है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे यहाँ जो होता है वो होता है सेंटर, फिर स्टेट और यहाँ लोकल गवर्नमेंट। बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो एक चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं, जो हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर्स है, हॉरिजॉन्टल डिवीज़न ऑफ पावर्स में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। तो एक चीज़ और हम यहाँ पे ध्यान देंगे, लेजिस्लेचर का मतलब विधायिका होता है, इसमें जनरली एमपीज़ और एमएलएज आते हैं। एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कार्यपालिका होता है, इसमें जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो वर्किंग ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं। और जुडिशरी, इसमें कोर्ट्स आती हैं हमारी, इनका काम है न्याय व्यवस्था को सही करना। अब लेजिस्लेचर का काम है कानून को बनाना, टू फॉर्मुलेट लॉज। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको फॉलो करवाना, और जुडिशरी का काम ही ये देखना कि कोई लॉ तोड़ तो नहीं रहा है, अगर तोड़ रहा है तो उसके ऊपर न्याय देना। ये तो हो गया। एक और चीज़ में हम ये देखेंगे कि ये तीनों ही आपस में बराबर हैं, मतलब क्या है कि कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग आर्टिकल पढ़ते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारा जुडिशरी डिपार्टमेंट है, कोर्ट्स, कभी भी तुमने देखा नहीं होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से जाके मिल रहा है, उसके साथ चाय पी रहा है, ये सब कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये जज जो है ये इनके प्रेशर में काम करने लगा तो कहीं ना कहीं ये न्याय सही से नहीं दे पाएगा। इसीलिए आर्टिकल 50 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक चीज़ इसके बाद से हम लोग वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर की बात कर लें तो वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर्स 3 लेवल पे होता है। बट एक्चुअली क्या था कि ये 1991 तक केवल 2 ही लेवल पे था, वो सेंटर और स्टेट। बारी बारी से बात कर लेते हैं इनकी। तो 1990 की बात कर लेते हैं। 1990 नहीं, 1991 में यहाँ पर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किया गया और इसमें ऐड कर दिया गया हमारा जो पहले 2 टियर ऑफ गवर्नमेंट था, यानी केवल सेंटर और स्टेट था, उसमें एक और ऐड कर दिया गया लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट ऐड कर दिया गया। अब ये लोकल गवर्नमेंट्स क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं जल्दी से, और बाद में बात कर लेंगे प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट हमारे यहाँ हमने एक चीज़ नोटिस किया क्या कि जब स्टेट लेवल तक गवर्नमेंट आती है, इसके बाद डायरेक्ट जो ग्राउंड लेवल पे काम करना होता है, जैसे विलेज में कोई काम करना होता है, तो यहाँ तक चीज़ें डायरेक्टली इंप्लीमेंट करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को 2 भागों में और बांट दिया और किया क्या कि जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट को हमने रूरल और अर्बन में बांट दिया। रूरल और अर्बन, रूरल के अंदर जो हमारी विलेज पंचायत हैं, इसके अलावा ब्लॉक समिति है, इसके अलावा ज़िला परिषद होता है। बाकी अर्बन के अंदर भी होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं। इनके अलग अलग अपने अपने चुनाव भी होते हैं और इसमें जो लीडर्स चुन के आते हैं वो लोग अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली काम भी करते हैं। जैसे विलेज पंचायत में जो प्रधान का चुनाव होता है वो। इसके अलावा हमने कुछ कम्युनिटी बेस्ड भी पावर्स शेयर की गई हैं। जैसे मान के चलो, अगर एक होता है हिंदू मैरिज एक्ट होता है, इसके हिसाब से जो हिंदुज़म में मैरिजेस होती हैं वो उनमें थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। एक होता है इस्लाम में जो मैरिजेस होती हैं उनके लिए वो लोग अपने हिसाब से जो चेंजेस वो ला सकते हैं। तो सोसाइटी के लेवल पे भी हमने कुछ पावर्स दे रखी हैं। इसके अलावा एक और जो टर्म होता है वो होता है प्रेशर ग्रुप्स का। तो प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलरली सोसाइटी में एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल होता है। लाइक उनके समाज में ओहदा बहुत बड़ा होता है, पहचान ठीक ठाक होती है
और इनका एक बड़ा सा संगठन बनता है। जो गवर्नमेंट अगर कोई गलत पॉलिसी ला रही है तो इसके ऊपर वो प्रेशर बनाता है कि नहीं, आपकी ये जो पॉलिसी है ये गलत है, इसमें चेंजेस लाइए। और गवर्नमेंट को जब लगेगा कि हाँ कहीं ना कहीं इनकी बात सही है, तो गवर्नमेंट उस चीज़ में चेंजेस लाने के लिए कोशिश भी करने लगती है। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का काम होता है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती ही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में अपोजिशन का रोल बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अपोजिशन अगर नहीं रहेगा तो समझ लो कि जो पार्टी यहाँ पर, मान के चलो अभी बीजेपी यहाँ गवर्नमेंट में है और अपोजिशन अगर कांग्रेस ना रहे, तो बीजेपी तो मनमानी काम करना शुरू कर देगी ना। तो इसीलिए इसकी खामियां निकालने के लिए ये अपोजिशन वाली पार्टी ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसकी खामियां निकल ही नहीं पाएंगी। तो ओवरऑल बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारा लिबरलिटी दिया गया है, छूट दिया गया है, और लोगों को बहुत काफ़ी हद तक आज़ादी भी है। लोगों के अलग अलग लेवल पे पावर शेयरिंग भी दिया गया है, पावर को शेयर किया गया है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप पसंद आया होगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।